आज हम भारतीय रेलवे के एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। साल 2014 की वो पॉलिसी जिसने पहली बार रेलवे टिकट काउंटर्स को चलाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजे खोले थे। इसे कहते हैं YTSK यानी यात्री टिकट सुविधा केंद्र। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सरकारी दस्तावेज की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। YTSK क्या है, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, इसके काम करने का समय और लॉजिस्टिक्स क्या है, कमाई कैसे होती है और सबसे ज़रूरी इसके कड़े नियम और पेनल्टीज। बस इतना ही। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। आखिर ये YTSK है क्या चीज़? 8 अगस्त 2014 का ये जो ओरिजिनल YTSK पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना, ये दरअसल एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का शानदार उदाहरण है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर रिजर्वेशन और अनरिजर्व टिकट टर्मिनल सेटअप कर सकते हैं। मतलब अगर कोई तय शर्तों को पूरा करता है तो वो अपना खुद का रेलवे टिकट काउंटर चला सकता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुबह उठा और जाके ये केंद्र खोल लिया। रेलवे ने इसके लिए काफ़ी सख्त शर्तें रखी हैं। कम से कम 2 साल का टिकटिंग का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इसके अलावा एक एक्टिव पैन कार्ड, पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स और रेलवे स्टेशन के बाहर एक बढ़िया सा ऑफिस होना बिल्कुल मस्ट है। और हाँ, आपका रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। कोई क्रिमिनल केस या पहले कभी लाइसेंस कैंसिल होने जैसी हिस्ट्री बिल्कुल नहीं चलेगी। और ये सिलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। साल में 2 बार एप्लीकेशन मंगवाए जाते हैं। फिर क्या होता है? 3 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर्स की एक कमेटी इन एप्लीकेशंस को बहुत बारीकी से चेक करती है। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए इस कमेटी में कमर्शियल और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी एक ऑफिसर का होना जरूरी है। मतलब अप्रूवल मिलना इतना भी आसान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, सबसे जरूरी चीज, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो सबसे पहले आता है टर्मिनल एक्सेस चार्ज। एक टर्मिनल के लिए पूरे 3 साल का 1,60,000 रुपए एडवांस में देना होता है और एक लाइसेंसी को ज्यादा से ज्यादा 4 टर्मिनल ही चलाने की परमिशन होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा खर्चा है रजिस्ट्रेशन फीस का। ये पूरे 2 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस होती है और इस पर 18% GST अलग से लगता है। सोचिए, ये सिर्फ एंट्री फीस है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हर काउंटर के लिए 5 लाख रुपए का एडवांस डिपॉजिट भी करना पड़ता है। इसे एक तरह का वर्किंग कैपिटल मान सकते हैं। जैसे ही 4.5 लाख रुपए तक के टिकट बिक जाते हैं, सिस्टम अपने आप नए टिकट प्रिंट करना बंद कर देता है। फिर से टॉपअप कराना पड़ता है। और फाइनली सिक्योरिटी के तौर पर हर टर्मिनल के लिए 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट फ्री बैंक गारंटी जमा करनी होती है, जो मैक्सिमम 5 लाख तक जाती है। अगर एग्रीमेंट का कोई भी नियम तोड़ा गया तो रेलवे ये पूरा पैसा जब्त कर लेगा। रेलवे अपने पैसों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेता, ये बात तो तय। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ऑपरेशनल आवर्स और लॉजिस्टिक्स, यानी रोजमर्रा का काम कैसे होता है। इसमें टाइमिंग के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जनरल टिकट की बुकिंग सुबह 8:15 बजे से रात 10 बजे तक चलती है और संडे को ये रात 8 बजे ही बंद हो जाती है। लेकिन तत्काल बुकिंग की कहानी थोड़ी अलग है। AC क्लास के लिए तत्काल 10:15 बजे से और नॉन AC के लिए 11:15 बजे से शुरू होता है, यानी जो रेगुलर रेलवे काउंटर्स हैं उनसे थोड़ी देर बाद। ऑपरेशंस के खर्चे की बात करें तो सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टाफ का खर्चा लाइसेंसी का ही होता है। रेलवे सिर्फ टिकट प्रिंट करने वाले ब्लैंक रोल्स फ्री में देता है। एक और बड़ी शर्त यह है कि यात्रियों को जो इंक्वायरी सर्विस दी जाएगी वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उसके पैसे नहीं लिए जा सकते। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, सर्विस चार्जेस और रेवेन्यू। आखिर इस सब में कमाई कैसे होगी? डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि कस्टमर्स से कितना सर्विस चार्ज लिया जा सकता है। सेकेंड सिटिंग और स्लीपर क्लास के लिए ये 30 रुपए प्रति यात्री है और बाकी सभी ऊपर की क्लासेस के लिए 40 रुपए। अनरिजर्व टिकट पर ये सिर्फ 2 रुपए है। और अगर कोई टिकट कैंसिल करवाता है तो सर्विस चार्ज का आधा हिस्सा कैंसिलेशन फीस के रूप में लिया जाता है। रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो 2 रुपए अनरिजर्व टिकट पर मिलते हैं वो पूरे के पूरे लाइसेंसी के होते हैं, लेकिन रिजर्व टिकट के सर्विस चार्ज में से 25% सीधा रेलवे के पास चला जाता है और 75% लाइसेंसी को मिलता है।
अब सवाल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए होता है। शुरुआत में लाइसेंस 3 साल के लिए मिलता है। काम अच्छा रहा तो इसे अगले 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। बस इसके लिए 5,000 रुपये सालाना फीस देनी होगी। इसमें एक सक्सेशन प्लान भी है। एग्रीमेंट करते वक्त 2 नॉमिनीज के नाम देने होते हैं ताकि अगर लाइसेंसी को कुछ हो जाए तो वो लोग इस सेंटर को आगे चला सके। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, इसके कड़े नियम और पेनाल्टीज। ये जो ओरिजिनल रूल बुक है ना, ये कोई मजाक नहीं है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी इस सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा ना उठा पाए। उदाहरण के तौर पर अगर गलती से कोई ब्लैंक टिकट रोल खो जाए तो पेनाल्टी सुनकर होश उड़ जाएंगे। अगर रिजर्वेशन वाला टिकट खोता है तो 6 पैसेंजर्स का फर्स्ट एसी का सबसे लंबी दूरी का किराया वसूल किया जाएगा और अनरिजर्व टिकट खोने पर 4 पैसेंजर्स का सेकंड क्लास मेल एक्सप्रेस का सबसे लंबी दूरी का किराया। मतलब एक छोटी सी लापरवाही और लाखों का नुकसान। इसके अलावा भी कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कोई ब्लॉक बुकिंग या नाम में बदलाव नहीं किया जा सकता। यहाँ से बुक किए गए टिकट तो रेलवे काउंटर पर कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने ही जारी किए गए YTS के टिकट कैंसिल करने की परमिशन है। फ्रॉड से बचने के लिए इन काउंटर्स पर जो टिकट रोल्स यूज होते हैं, उनका रंग भी रेलवे के रेगुलर टिकट से अलग होता है। कमर्शियल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कभी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी मिली तो सीनियर DCM 25,000 तक का फाइन लगा सकते हैं और DRM के अप्रूवल से ये फाइन 50,000 रुपये तक भी जा सकता है। रूल्स को लेकर यहाँ 0 टॉलरेंस है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है, क्या इतना भारी इन्वेस्टमेंट, इतने सख्त नियम और इतनी भारी पेनाल्टीज के रिस्क के बाद भी इंडिया के रेलवे टिकटिंग नेटवर्क का हिस्सा बनना एक फायदे का सौदा है? ये ब्लूप्रिंट एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर देता है, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं वो भी किसी पहाड़ से कम नहीं है। ये पब्लिक सर्विस और प्राइवेट बिजनेस के बीच का एक बहुत ही बारीक बैलेंस है। इसके बारे में सोचना जरूर बनता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।